साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज हम आपकी टेट सीटेट परीक्षा हेतु पर्यावरण अध्ययन के प्रैक्टिस सेट संख्या 4 के साथ उपस्थित हैं। साथियों आज का प्रैक्टिस सेट थोड़ा सा अलग है। आज के सेट में केवल तथ्यों यानी फैक्ट्स पर आधारित प्रश्नों पर चर्चा होगी। सभी प्रश्नों की व्याख्या संक्षेप में करने का प्रयास किया गया है। सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आइए आज के प्रैक्टिस सेट से जुड़ते हैं, आज की चर्चा शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। साथियों आज का पहला प्रश्न है, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। यहाँ देखिए 4 सप्ताह दिए गए हैं, 2 से 8 अक्टूबर, 1 से 7 नवंबर, 1 से 7 दिसंबर और 15 से 22 दिसंबर। तो यहाँ सही उत्तर क्या है? यहाँ सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1, 2 से 8 अक्टूबर। वन्य जीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर इस सप्ताह में मनाया जाता है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 2, पर्यावरण संरक्षण हेतु अप्पिको आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था? बहुत ध्यान से देखिए, नाम इसका अप्पिको आंदोलन। पर्यावरण संरक्षण हेतु अप्पिको आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था? उत्तराखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3, कर्नाटक। सही उत्तर क्या है? विकल्प संख्या 3 कर्नाटक। साथियों कर्नाटक के पश्चिमी घाट में पेड़ों की कटान रोकने के लिए यह आंदोलन चिपको आंदोलन की ही तर्ज पर चलाया गया था। सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट, इसकी शुरुआत 1983 ईस्वी में की गई थी। और अगला महत्वपूर्ण फैक्ट इसके बारे में यह है कि इस आंदोलन के प्रमुख नेता जो थे वो थे पांडुरंग हेगड़े। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3, सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, बहुत ध्यान से देखिए किसकी बात कर रहा है? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? हांगकांग में, रियो डी जेनेरियो में, न्यूयॉर्क में और आबू धाबी में। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, रियो डी जेनेरियो में। ठीक है। साथियों इस सम्मेलन में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में विश्व के 172 देशों ने भाग लिया था। और एक जो महत्वपूर्ण और करंट का तथ्य है साथियों, 2021 में ये जो पृथ्वी सम्मेलन है ये नई दिल्ली में हुआ। ये है करंट अफेयर का तथ्य, इसको जान लीजिए। 2021 में कहाँ हुआ? ये नई दिल्ली में हुआ। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 4, विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या है? बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। टेट सीटेट के अलावा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ये थीम से संबंधित प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या है? वायु प्रदूषण, पारिस्थितिकी तंत्र बहाली, जैव विविधता और प्रकृति से संबंध। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, पारिस्थितिकी तंत्र बहाली 2021। ध्यान ये देखिए, वर्ष का बहुत ध्यान रखना जरूरी है। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र बहाली। आप जानते हैं पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और इस वर्ष की थीम है इकोसिस्टम रीस्टोरेशन यानी पारिस्थितिकी तंत्र बहाली। और यहाँ ये जो और विकल्प दिए हैं उन पर चर्चा करते हैं। वायु प्रदूषण किस वर्ष की थीम थी? वायु प्रदूषण साथियों 2019 की थीम थी। और जैव विविधता किस वर्ष की थीम थी? 2020 की थीम थी। और यहाँ आप जान लीजिए प्रकृति से संबंध किस पर्यावरण दिवस की थीम थी? पर्यावरण दिवस 2017 की। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5, एक सींग वाले भारतीय गैंडे के संरक्षण से संबंधित पार्क है। कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क और गिर नेशनल पार्क। तो साथियों ये अनेक बार परीक्षाओं में पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 2, काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये असम में स्थित है, जहाँ एक सींग वाले भारतीय गैंडे के संरक्षण से संबंधित सारे उपाय किए जाते हैं। मुख्य रूप से वो एक सींग वाले भारतीय गैंडे से संबंधित ही पार्क है। ठीक है। और आपका ये जो कॉर्बेट नेशनल पार्क यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये किस पशु से संबंधित है? ये टाइगर रिजर्व है। ठीक है ना। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। इसके बारे में एक जो बहुत ज़रूरी तथ्य है आप जान लीजिए कि सरकार ने इसका नाम अब बदलने का निर्णय लिया है और इस पार्क का नया नाम होगा रामगंगा नेशनल पार्क। बहुत ध्यान से देख लीजिए, रामगंगा नेशनल पार्क। यह भी प्रश्न घुमा फिरा के पूछा जा सकता है।
और तीसरा आप देखिए बांदीपुर नेशनल पार्क की बात करते हैं साथियों। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है। किस पशु के संरक्षण से संबंधित है? ये भी साथियों टाइगर रिजर्व है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क साथियों ये गुजरात में स्थित है और इसके बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए कि शेरों के संरक्षण से संबंधित यह एशिया का एकमात्र पार्क है, गिर नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? प्रश्न संख्या 6 है, भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, कोयम्बटूर, अहमदाबाद और देहरादून। तो इसका सही उत्तर साथियों क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 4 देहरादून। सही उत्तर विकल्प संख्या 4 देहरादून। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में स्थित है। इसके बारे में कुछ और तथ्य जान लीजिए कि साथियों इसकी स्थापना हुई थी 1982 ईस्वी में। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी। और इसके बारे में जो और एक महत्वपूर्ण बात है कि यह संस्थान साथियों प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के साथ साथ वन्यजीव अनुसंधान और प्रबंधन के लिए भी कार्य करता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, अनेक बार परीक्षाओं में आया होगा प्रश्न, अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में आया होगा प्रश्न। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? नदियों में प्रदूषण से, घटते भूगर्भ जल स्तर से और विलुप्त के करीब जीव, और चौथा विकल्प है वायु प्रदूषण से। तो यहाँ सही उत्तर क्या है साथियों? यहाँ सही उत्तर है विकल्प संख्या 3 विलुप्त के करीब जीव, यानी जो विलुप्त प्राय जीव हैं उनका संबंध रेड डाटा बुक से है। ठीक है साथियों महत्वपूर्ण तथ्य इसके बारे में और जान लेते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, द्वारा इस रिकॉर्ड बुक में जो विलुप्त प्राय जीव हैं, विलुप्त के करीब जीव हैं, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। साथियों इसे पहली बार 1948 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। IUCN का मुख्यालय कहाँ है? IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। WWF से क्या आशय है? वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वार फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और वर्ल्ड वाच फंड। ठीक है साथियों, तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3 वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। साथियों ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है इसकी स्थापना, इस संगठन की स्थापना 1962 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। और इसका साथियों प्रतीक चिन्ह जो है वो विलुप्त प्राय प्राणी जो जाइंट पांडा है वह है। तो WWF से क्या आशय है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 आपका। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। तो सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3 ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडंग, एक बार पुनः ध्यान से सुनिए इसको, चेमायुंगडंग नामक ग्लेशियर से निकलती है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास चेमायुंगडंग नामक ग्लेशियर से निकलती है। और इसके बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, भारत में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम जानते हैं। विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप समूह है माजुली द्वीप समूह इसी नदी पर स्थित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? 1960 में, 1972 में, 1962 में, 1972 में, 1975 में। तो इसका सही उत्तर है साथियों क्या? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 3 1972 में। 1972 में वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। इस अधिनियम में अवैध शिकार और व्यापार रोकने के लिए कड़े दंड एवं जुर्माने का प्रावधान किया गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ किया गया था? 1972 में, 1973 में, 1981 में, 1985 में। तो सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 2 1973 में। सही विकल्प विकल्प संख्या 2 1973। ये है साथियों राष्ट्रीय पशु बाघ के संरक्षण के लिए 1973 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। और इसकी शुरुआत उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से की गई थी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
बहुत ध्यान से देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, सिडनी, एम्स्टर्डम, नागासाकी। 4 विकल्प दिए हैं, तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3 एम्स्टर्डम। सही उत्तर क्या है? विकल्प संख्या 3 एम्स्टर्डम। साथियों, ग्रीन पीस इंटरनेशनल की स्थापना 1971 में हुई थी। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण एवं विकास को प्रोत्साहन प्रदान करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। इसमें देखिए, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के बारे में क्या सत्य नहीं है? यह एक स्वच्छ ईंधन है, यह उच्च ऊष्मीय मान का है, यह नीले ज्वाला से जलने वाला है, यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 4। एलपीजी के बारे में यह कथन सही नहीं है, विकल्प संख्या 4। बाकी तीनों कथन सही हैं। ठीक है साथियों, एलपीजी यानी जिसको आप अभी मैंने बताया कि इसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। यह प्रोपेन तथा ब्यूटेन हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है। यह गंध रहित स्वच्छ ईंधन होता है। साथियों, इसके रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें एथिल मर्केप्टन नामक पदार्थ मिलाया जाता है। आपको पता है यह नीले ज्वाला से जलने वाला भी है। तो इसका यहाँ जो कथन सही नहीं है वह यह है, यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। बाकी सारे कथन सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? 4 विकल्प देखिए, जूल, डेसिबल, न्यूटन और नैनो इकाई। तो यहाँ साथियों सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है विकल्प संख्या 2 डेसिबल। सही उत्तर क्या है? विकल्प संख्या 2 डेसिबल। अब थोड़ा सा इसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं साथियों। एक जो बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, जान लीजिए कि सामान्य श्रवण शक्ति के लिए 25 से 30 डेसिबल की ध्वनि पर्याप्त होती है। कितनी? 25 से 30 डेसिबल। और 80 डेसिबल या इससे अधिक का जो शोर होता है वो श्रवण शक्ति को अस्थायी रूप से हानि पहुंचाने में सक्षम होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित में किसे झीलों का शहर कहा जाता है? भोपाल, उज्जैन, इंदौर और ग्वालियर। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 1 भोपाल। भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है। भोपाल की 2 बहुत प्रसिद्ध झीलें हैं, जिसका में एक का नाम है लोअर लेक और दूसरे का नाम है अपर लेक। ये दोनों बहुत सुंदर झीलें हैं और इन्हीं झीलों के कारण मध्य प्रदेश की जो राजधानी भोपाल है उसे झीलों का शहर कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 है साथियों, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 7 दिसंबर, 30 मार्च, 22 अप्रैल। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1 16 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। साथियों, यूएनओ द्वारा, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा 16 दिसंबर 1994 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की यादगार तिथि के रूप में 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में घोषित किया गया था। विश्व ओजोन दिवस 2021 की थीम आप जान लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बात। विश्व ओजोन दिवस 2021 की थीम ओजोन एंड क्लाइमेट रिस्टोर्ड बाय ए वर्ल्ड यूनाइटेड। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, ओजोन एंड क्लाइमेट रीस्टोर्ड बाय ए वर्ल्ड यूनाइटेड। ठीक है साथियों, तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही उत्तर क्या है साथियों? 1982, 1986, 1992 और 1996। 4 विकल्प हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 19 नवंबर 1986 को लागू किया गया। एक महत्वपूर्ण फैक्ट इसके बारे में जान लीजिए, इस अधिनियम में 26 धाराएं हैं जिन्हें 4 अध्यायों में बांटा गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। बहुत ही रोचक प्रश्न, अनेक बार परीक्षाओं में पूछा गया है। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? बहुत सरल प्रश्न है लेकिन चर्चा यहाँ जरूरी है। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? वरुण, बुध, शनि और शुक्र। तो सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 3 शनि।
यहाँ कुछ फैक्ट्स सन के बारे में जान लेते हैं, सन के उपग्रहों के बारे में जान लेते हैं। साथियों, सन के 62 उपग्रह हैं, यानी 62 उपग्रह हैं सन के। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, एक फैक्ट जान लीजिए। शनि के जो और प्रमुख उपग्रह हैं उनके कुछ नाम आइए देख लेते हैं। पहला नाम मीमांसा, अगला एनसीलाडू, टेथिस, डियान, रिया, हाइपेरियन, इपापेट्स और फोबे, ये सब शनि के उपग्रह हैं। लेकिन सबसे बड़ा शनि का उपग्रह कौन सा है? टाइटन, और टाइटन ही ज़्यादा चर्चा में भी रहता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? फिजियोग्राफ, सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ, बैरोग्राफ। तो इसका सही उत्तर क्या साथियों? इसको सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, सिस्मोग्राफ। सही उत्तर क्या है? विकल्प संख्या 2। भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं। और इस यंत्र में साथियों रिएक्टर पैमाने का प्रयोग होता है, और इसमें 0 से 9 तक का अंक चिह्नित रहता है। इसमें प्रत्येक बढ़ता हुआ अंक भूकंप की बढ़ती तीव्रता को प्रदर्शित करता है, तथा अगला अंक पिछले अंक से 10 गुना अधिक भूकंप की तीव्रता बताता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। मानव रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? मानव रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर, जेनिंग्स, पेंटिनियमास्ट और जेनर। तो यहाँ सही उत्तर क्या है साथियों? यहाँ सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, लैंडस्टीनर। यहाँ इसके बारे में कुछ और तथ्य जानते हैं साथियों। लैंडस्टीनर जो थे ये ऑस्ट्रेलिया के एक डॉक्टर थे। इन्होंने रक्त को 4 वर्गों ए बी तथा ओ, ए बी तथा ओ 4 वर्गों में विभाजित किया था। जिसमें आप एक और महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। ए बी जो है वो सर्वग्राही समूह होता है, तथा ओ जो समूह होता है, ओ ब्लड ग्रुप होता है, वो सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर समूह होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21। साथियों प्रश्न संख्या 21 भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बीटी कपास है एक संकर पौधा, एक ट्रांसजेनिक पौधा, एक प्राकृतिक पौधा और एक औषधीय पौधा। तो सही उत्तर साथियों क्या है इसका? सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, एक ट्रांसजेनिक पौधा। बीटी कपास क्या है? एक ट्रांसजेनिक पौधा है। साथियों इस पौधे में बेसिलस थुरिजिनसिस, बहुत ध्यान से इस शब्द को सुनिए, बेसिलस थुरिजिनसिस जीवाणु की उपस्थिति होती है, जिसके कारण पौधों में कीटनाशक पैदा करने की क्षमता विकसित हो जाती है, और इसकी वजह से वह हानिकारक कीटों से पौधों की सुरक्षा करता है, यानी हानिकारक कीटों से पौधे की सुरक्षा हो जाती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22। निम्नलिखित में कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयुक्त होता है? बहुत ध्यान से देखिए। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम क्लोराइड। सबकी शुरुआत कैल्शियम से ही है। सही विकल्प का चयन करिए। सही विकल्प का साथियों विकल्प संख्या 3, कैल्शियम कार्बाइड। आम पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग होता है? वो है कैल्शियम कार्बाइड। ग्रामीण भाषा में लोग कहते हैं कार्बेट लाओ ना, कार्बेट लाओ आम पकाओ, कार्बेट लाओ फल पकाओ। तो उसका सही नाम क्या है? इसका सही नाम है कैल्शियम कार्बाइड। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaC2। ध्यान से देखिए, रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaC2 होता है। इस रसायन से एसिटिलीन गैस का उत्सर्जन होता है। बहुत ध्यान से देखिए, किस गैस का उत्सर्जन होता है? एसिटिलीन गैस का उत्सर्जन होता है। ये फल पकाने में सहायक होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23। वायुमंडल के 99% भाग पर किन 2 गैसों का विस्तार है? ओजोन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन, आर्गन और ओजोन। ये जबकि सरल प्रश्न है। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। आप अवगत हैं ऑक्सीजन कितना % होता है वायुमंडल में? 21% लगभग। और नाइट्रोजन होता है लगभग 78 यानी 78%। दोनों को मिला के लगभग 99% भाग पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का विस्तार है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24। भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है?
4 विकल्प देखिए, माउंट K2। प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिए, प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम। विश्व की सबसे ऊंची चोटी की बात नहीं हो रही, भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट K2, माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा, माउंट धौलागिरी। तो यहाँ साथियों सही उत्तर क्या है, यहाँ सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, माउंट K2। माउंट K2 को गाडविन ऑस्टिन नाम से जाना जाता है। यह जम्मू कश्मीर के काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इसकी ऊंचाई आप जान लीजिए, इसकी ऊंचाई साथियों है 8,611 मीटर। और आप अवगत हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। कहाँ स्थित है, नेपाल में स्थित है। उसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848.86 मीटर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25। वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है। बहुत ध्यान से देखिए, वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, शोभ मंडल। तो सही उत्तर क्या है इसका साथियों, इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, शोभ मंडल। इसमें आप देखिए बढ़ते हुए क्रम में देखिए, सबसे पहले क्या है, सबसे निचली परत शोभ मंडल। शोभ मंडल के ऊपर कौन सा होता है, समताप मंडल। समताप मंडल के बाद मध्य मंडल, मध्य मंडल के बाद आयन मंडल, आयन मंडल के बाद सबसे ऊपर क्या है, बहिर्मंडल। ठीक है, तो वायुमंडल की कितनी परतें हैं, 5 परतें हैं। 5 परतों पर भी हमने चर्चा की। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है। 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर। तो यहाँ सही उत्तर क्या है साथियों, सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, 22 दिसंबर। बात दक्षिणी गोलार्ध की हो रही है, बहुत ध्यान से देखिए। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को साथियों दक्षिण गोलार्ध में लंबा दिन होने का कारण है क्योंकि इस दिन जो है सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है, जिसकी वजह से 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, इटियोलॉजी, नियोलॉजी, इथोलॉजी, डेमोलॉजी, किसमें। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किसमें किया जाता है, इटियोलॉजी, नियोलॉजी, इथोलॉजी और डेमोलॉजी किसमें किया जाता है। सही उत्तर इसका साथियों विकल्प संख्या 3, इथोलॉजी, है ना। और यहाँ आपको बताएंगे इटियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ जीवों के व्यवहार का अध्ययन किसमें किया जाता है, इथोलॉजी में। सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, इथोलॉजी। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 28। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। 4 विकल्प देखिए, लखीमपुर खीरी, चंदौली, लखनऊ और वाराणसी। तो सही उत्तर इसका क्या है साथियों, सही उत्तर इसका विकल्प संख्या 2, चंदौली। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29। धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है। 4 विकल्प देखिए, बिटुमिन, मेटालाइट, बॉक्साइट, अयस्क। तो सही उत्तर इसका साथियों क्या है, इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, अयस्क। साथियों अयस्क से ही आप अवगत हैं, विभिन्न प्रकार की धातुओं की प्राप्त होती है, जिसको आप ओर कह सकते हैं, ORE, ओर अंग्रेजी में कहते हैं, उसी को हिंदी में अयस्क कहते हैं, और इसी को धातुमय प्रस्तर कहा जाता है। तो यहाँ सही उत्तर क्या है, धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है, अयस्क को कहा जाता है। चलिए देखते हैं 30वां और आज का अंतिम प्रश्न। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अनेक बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, इसको ध्यान से देख लीजिए। CNG संक्षिप्त रूप है, किसका संक्षिप्त रूप है, क्लीन नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कार्बोनाइज्ड नेचुरल गैस और कार्बोरेटेड नेचुरल गैस। तो इसका सही उत्तर है साथियों, इसका सही उत्तर क्या है, विकल्प संख्या 2, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी CNG का प्रयोग साथियों इस समय गाड़ियों में ईंधन के रूप में किया जाता है, आप अवगत हैं, वाहनों में ईंधन के रूप में इसका प्रयोग हो रहा है। और यहाँ जो इसके बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य, प्राकृतिक गैस की तरह CNG के भी अवयव साथियों मीथेन, ईथेन और प्रोपेन। ठीक है, तो साथियों आज तेजी से तथ्यात्मक 30 प्रश्नों पर चर्चा हुई। सारे प्रश्न फैक्ट से जुड़े हैं, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। आशा करता हूँ कि इससे आप लाभान्वित हुए होंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।